नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। जी हां, आज हम एक नए निर्णय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। उससे पहले वही आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हिंदी शुद्ध सरल भाषा में निर्णयों का और विधि का विश्लेषण, तो आप इसको शेयर भी करें और यदि कोई कमी है तो आप हमें बताएं। मान लीजिए आप एक अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में एक इमरजेंसी अचानक आ जाती है और आपको रेफर किया जाता है कि आपको दूसरे अस्पताल में जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है। या मान लीजिए कि आप एक अस्पताल में हैं और वहां डॉक्टर ही आपको कहता है, रेफर कर देता है कि आप इसको बड़े अस्पताल में ले जाएं, लेकिन वहां कोई साधन नहीं है आपके पास, आपको पता नहीं है। आईसीयू से रेफर किया जा रहा है, लेकिन जो पूरी सुविधाओं के साथ की एम्बुलेंस है वहां है ही नहीं। क्या कीजिएगा आप? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए केरल में एक जो कानून लाया गया, एक्ट लाया गया, उसमें जितने अस्पताल चला रहे थे, सरकार एक नया कानून लेकर आती है। कहा जाता है कि आपको अपने अस्पताल के सारे डॉक्टर, नर्सों, स्टाफ सभी का पूरा एक तो डेटा देना होगा। हर इलाज, हर पैकेज का रेट बाहर दीवार पर चिपकाना होगा, और अगर कोई इमरजेंसी केस है तो आप उसे लेने से मना नहीं कर सकते। और यदि आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो आपको अपनी एम्बुलेंस से उसको दूसरे अस्पताल तक पहुंचाना होगा। अस्पताल एसोसिएशन को यह बेहद कठिन लगा, प्रैक्टिकली असंभव बताया गया, और मामला पहुंचता है हाई कोर्ट, और फिर शुरू होती है अदालत में एक लंबी लड़ाई। यानी कि केरल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अस्पताल बनाम राज्य, और इसमें आता है फिर एक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। केरल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, यह कहते हुए कि केरल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2018 और रूल्स 2018 कई तरीकों से अव्यावहारिक और असंवैधानिक हैं। सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि अस्पतालों से कहा गया कि हर कर्मचारी, हर नर्स, हर डॉक्टर, हर टेक्नीशियन, स्टाफ, सबकी डिटेल जमा कीजिए। हर इलाज और पैकेज का रेट पब्लिक के लिए डिस्प्ले कीजिए। इमरजेंसी रोगियों को इलाज मना नहीं कर सकते और ना ही उन्हें बिना सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के रेफर कर सकते हैं। पुराने अस्पतालों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने में फॉर्म में ऐसी जानकारी मांगी जा रही है जो कानून में नहीं दी गई है। अस्पतालों का कहना था यह सब करना प्रैक्टिकली व्यवहारिक नामुमकिन है, और इससे हमारा बिजनेस और प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ते हैं। अब सरकार का जो जवाब क्या आता है, राज्य सरकार क्यों अड़ी रही, इसका क्या जवाब था, इसको देखते हैं। सरकार का तर्क बिल्कुल साफ था, यह कानून पब्लिक हेल्थ और पेशेंट सेफ्टी के लिए है। यह कानून अस्पतालों की नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कि अस्पतालों के बेनिफिशियल के लिए नहीं है कानून, यह कानून मरीजों की सुरक्षा के लिए है। जैसे कानून की श्रेणी है, उपभोक्ता संरक्षण कानून को आप जब देखेंगे तो उपभोक्ता संरक्षण कानून बेनिफिशियल लॉ है, लाभकारी अधिनियम किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए। तो सरकार का तर्क क्या था? यह कानून अस्पताल के बेनिफिशियल के लिए नहीं लेकर आए हैं, यह कानून तो लाए ही मरीजों की सुरक्षा के लिए, यानी कि मरीजों के लिए लाभकारी अधिनियम है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और यह पारदर्शिता लाता है, मरीज जान सके ना कि खर्चा कितना लगेगा। भाई अगर हम एडमिट हो रहे हैं तो बाहर पैकेज लगा होना चाहिए, हर का रेट कार्ड खुला होना चाहिए कि कहां कितना खर्च लगेगा। सरकार ने कहा भले ही अस्पतालों को थोड़ी परेशानी हो, पर कानून तो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, और अदालतें हमेशा ऐसी वेलफेयर लॉ के पक्ष में रहती है। यानी कि अदालतें हमेशा जो लाभकारी अधिनियम है उसके पक्ष में रहती हैं। इसके समर्थन में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का भी हवाला दिया, जैसे आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि वेलफेयर लॉ को चुनौती देने से पहले मानकर चलना चाहिए कि कानून वैध है। नागालैंड एम्प्लॉयज केस 2010 को कोर्ट बोलेगी कठिनाइयां कानून को अवैध नहीं बनाती है, यानी कि इसमें कोर्ट ने कहा था कि कठिनाइयां कानून को अवैध नहीं बनाती है। आप कहें कठिनाइयां है, व्यवहारिक कठिनाइयां, तो ये कानून इससे अवैध नहीं हो जाएगा। इन दो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को भी केरल हाई कोर्ट ने कोट किया अपने जजमेंट में। अस्पतालों की जो दलीलें थी एक कहानी की तरह समझते हैं इसको। इमेजिन कीजिए एक बड़ा 300 बेड वाला अस्पताल है जिसमें 2000 कर्मचारी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों की हर छोटी बड़ी जानकारी हर समय अपडेट रखना कितना मुश्किल है? कैसे संभव हो पाएगा? यह अस्पताल का कहना था। रेट लिस्ट और पैकेज रेट असंभव है। हर मरीज अलग अलग होता है, हर डॉक्टर का तरीका अलग होता है, तो एक फिक्स पैकेज कैसे बनाया जा सकता है? दूसरी एक समस्या क्या थी, उनका कहना था कि मेडिकल जो है सप्लीमेंट्री है और सीजीएचएस में 1900 प्रक्रियाएं हैं, उन सब के रेट कैसे डिस्प्ले करें। तो एक बड़ी समझने की चीज है जो सीजीएचएस है या कई जगह पे अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आपका रेट अलग है और सीजीएचएस का रेट अलग है। तो उनका कहना था कि हम इसको कैसे डिस्प्ले कर दें, क्योंकि कह रहे होलसेल का रेट अलग और रिटेलर, अब तो दुकानें बन गई ना ये, तो जब आप होलसेल में कोई माल लेते हैं, ज्यादा माल लेते हैं तो उसका रेट अलग होता है, रिटेलर का रेट अलग होता है। इसी प्रकार उनका कहना था कि जैसे सीजीएचएस में उनके पूरे पेशेंट सारे या कि सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रेट ही अलग होते हैं, उसी रेट के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है, बिल बनता है। तो उनका सबके रेट अलग अलग है। ऐसे में हम कैसे उन रेट को डिस्प्ले कर सकते हैं? डॉक्टर स्टाफ की और डॉक्टर और स्टाफ की जानकारी देना प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये भी अस्पताल का कहना था। कंपटीटर डॉक्टर को अप्रोच कर लेंगे, ये डाटा पब्लिक ऐसे हो सकता है। अब दूसरी चीज उन्होंने जो क्या की कि इस एक्ट के जो सेक्शन 47 में कहा गया है कि इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, तो उनका कहना था कि इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल असंभव है कि हम इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। छोटे अस्पतालों के पास आईसीयू एम्बुलेंस नहीं होती है, तो हर इमरजेंसी केस में सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी क्यों? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में अवैध मांगे। कानून कहता है पुराने अस्पताल को सीधा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, पर फॉर्म में अनावश्यक जानकारी मांगी जा रही है, यह कहना था अस्पतालों का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। हाई कोर्ट का विश्लेषण बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट में जस्टिस सुरत अरविंद धर्माधिकारी एंड जस्टिस श्याम कुमार वीएम आपकी बेंच में जब इसकी सुनवाई हुई और आपने पूरा विश्लेषण किया, तो कोर्ट ने एक मुद्दे को देखा कि क्या कानून अस्पष्ट है। पहले कोर्ट का ने यह देखा कि क्या वास्तव में यह कानून अस्पष्ट है। ऑनेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अस्पताल अपने रेट खुद तय करें, यानी कि रेट तो आप अपने खुद ही तय करेंगे, बस उसको डिस्प्ले करना है। रेट आपको तय करने हैं, अस्पताल को सिर्फ उन रेट्स को जो आप तय कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल तय कर रहा है, उसको डिस्प्ले करना है। यह किसी यूनिफॉर्म रेटिंग की बात भी नहीं कर रहा है कि किस अस्पताल में क्या सुविधा है तो उसका रेट अलग हो। सेम रेट की बात भी नहीं कर रहे हैं कि आपको सब अस्पतालों का रेट समान हो। यह एक्ट यह बात कर रहा है कि आप अपने रेट तय कर दें, उन रेट को डिस्प्ले कर दें। क्या स्टाफ का विवरण मांगना गलत है? कोर्ट ने कहा नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी खुद डॉक्टरों का डेटा सार्वजनिक करती है। बड़े अस्पतालों की वेबसाइटों पर भी डॉक्टरों की जानकारी पहले से पब्लिक है, तो ऐसे में अस्पतालों को डॉक्टरों का विवरण देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, वह उसको भी दे सकते हैं। क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट का सेक्शन अव्यवहारिक है? कोर्ट ने कहा क्लिनिक्स को सिर्फ एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है। जो क्लिनिक्स है, छोटे क्लिनिक, आपने छोटे उसमें एम्बुलेंस ही नहीं है, तो जो क्लिनिक्स है, क्लिनिक्स को सिर्फ एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है कि आपके यहां कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होना चाहिए कि इमरजेंसी पड़ने पर आप वहां उसको माध्यम से उस कॉन्टैक्ट नंबर से एम्बुलेंस बुला सके। मीडियम हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस अरेंज करनी है। जो मीडियम एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल्स है, उनको तो एम्बुलेंस अरेंज करनी है कि आप एम्बुलेंस अरेंज कर दें वहां पे। और जो टेरिटोरियल के बड़े हॉस्पिटल्स को आईसीयू एम्बुलेंस रखना अनिवार्य होगा। यानी बड़े हॉस्पिटल में आपको बताते हैं उनको आईसीयू एम्बुलेंस रखना ही होगा।
सिर्फ ये उनके लिए जो अपने आप को बड़ा हॉस्पिटल बताते हैं, उनको आईसीयू एम्बुलेंस रखना ही होगा। इसका मतलब स्मॉल क्लिनिक्स पर कोई भारी बोझ नहीं डाला गया है। जो स्मॉल क्लिनिक्स है उन पर कोई भी भारी बोझ नहीं डाला गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको क्लियर किया। क्या कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है? इस बिंदु पर भी कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने कहा नहीं, नो। आर्टिकल 19A सब क्लॉज ए का सब क्लॉज जी पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक हेल्थ के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जब बात पब्लिक हेल्थ की होगी तो आर्टिकल 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज जी पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक हेल्थ के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। एक पॉइंट अब कोर्ट ने और देखा कि क्या अदालत को दखल देना चाहिए। यह कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट नीति निर्माण में दखल नहीं देती जब तक कानून साफ तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक ना हो, उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल केरल हाईकोर्ट ने कहा जब तक कानून साफ तौर पर असंवैधानिक नहीं होगा उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया, अंत में हाईकोर्ट ने कहा यह कानून पूरी तरह वैध और संविधान के अनुरूप है। अस्पतालों की दलीलें केवल आशंकाएं हैं, तथ्य नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं तो अस्पताल सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन दे। कानून को स्ट्राइक डाउन करने का कोई आधार नहीं है। और जो इसका रिजल्ट आया, याचिकाएं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की थी, हॉस्पिटल्स की थी, खारिज की गई। एक्ट और रूल्स दोनों वैलिड घोषित किए गए। और अब क्या देखिए, अस्पतालों को क्या चाहिए? अस्पतालों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें और सरकार को चाहिए कि पब्लिक हेल्थ के इस मिशन को और मजबूत बनाए। कानून कठिन हो सकता है पर अदालत कहती है ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स, लॉ इज हार्श बट इट इज इन द लॉ। केरल हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला हमारा था, आज हमने इस पर चर्चा की। और चलते चलते अब इसका हम साइटेशन भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो साइटेशन है स्क्रीन पर भी आ गया। इन दी हाई कोर्ट ऑफ केरल एट एर्नाकुलम प्रेजेंट द जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुश्रत अरविंद धर्माधिकारी एंड द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्याम कुमार वीएम। और जो जजमेंट की डेट आ रही है 26 नवंबर 2025 का जजमेंट है। और WA नंबर 1621 1621 ऑफ 2025 है। और जो पार्टी नेम्स आ रहे हैं, केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट KPH हेडक्वार्टर्स। और सेकंड हुसैन कोया थंगल, चेयरमैन NIMS हॉस्पिटल, इनका आया है। और रेस्पोंडेंट्स में जो नाम आया है स्टेट ऑफ केरला और दूसरे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी और तीसरा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये तीन जो नाम आए हैं। और देखिए इस जजमेंट का मैंने QR कोड भी आपके लगा दिया है, तो आप QR कोड के माध्यम से भी जजमेंट को देख सकते हैं। यह एक जजमेंट था हम लोग जिसमें आज चर्चा की। और इस कहने को आप कह सकते हैं केरल हाई कोर्ट का जजमेंट था, लेकिन विभिन्न प्रांतों में अब जो है बनने जा रहे हैं कानून, कई जगह बन गए हैं। तो उन कानूनों के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगा। आगे जब भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जहां जहां पर भी बन रहे हैं और उनको जब चैलेंज किया जाएगा उनके लिए भी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस केरल हाईकोर्ट के फैसले को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे क्या अपना व्यू अपनाता है, इसको भी हम देखेंगे। आगे इसको टच में रहेंगे जजमेंट के साथ साथ इस पॉइंट पर भी। आज हम इस जजमेंट के साथ आपके सम्मुख आए थे, कल फिर एक नए जजमेंट के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।